हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने कल की क्लास में हमारे सामाजिक विचारक दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत के अंतर्गत श्रम विभाजन के प्रकारों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम दुर्खिम द्वारा बताए गए श्रम विभाजन के कारण तथा परिणामों पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसको कि उसने 3 खंडों में विभक्त किया था, उसके दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारण को स्पष्ट किया गया है। दुर्खिम ने इस श्रम विभाजन के 2 कारणों का उल्लेख किया है। एक, जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि तथा दूसरा, जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। दुर्खिम के अनुसार प्रारंभ में मानव समाज में जनसंख्या कम थी, फलतः सदस्यों की आवश्यकताएं भी कम एवं समान थी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। सभी व्यक्ति सभी कार्यों को करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे और श्रम विभाजन का प्राय अभाव सा था, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चली। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी और इनकी पूर्ति के साधन कम पड़ने लगे। फलतः प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का उद्भव हुआ और समाज का नैतिक दायित्व बढ़ गया, अर्थात नैतिक घनत्व में वृद्धि हुई। समाज का यह नैतिक उत्तरदायित्व बन गया कि बढ़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की जगह सामंजस्य स्थापित करने हेतु उनके बीच कार्यों का बंटवारा किया जाए। समाज की इस आवश्यकता ने श्रम विभाजन एवं उस पर आधारित सहयोग और सामंजस्य को उत्पन्न किया। सर्वप्रथम श्रम विभाजन लिंग एवं आयु के आधार पर होता था, परंतु बाद में समाजों में श्रम विभाजन परिवार एवं अन्य व्यवसायों के आधार पर होता चला गया, जिसका जटिल स्वरूप औद्योगिक समाज में दिखाई देता है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि और जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि को श्रम विभाजन का कारण माना है। अब हम आगे चर्चा करेंगे दुर्खिम द्वारा श्रम विभाजन के बताए गए परिणामों के बारे में। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रमुख 8 परिणामों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम बताया है कि इसके द्वारा कार्यों का विभाजन होता है, इससे विशेषीकरण में वृद्धि होती है, व्यक्ति कार्यों के चुनाव के लिए भी स्वतंत्र हो जाता है। इसका अगला परिणाम है सभ्यता का विकास। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम सभ्यता का विकास बताया है। आपने लिखा है कि जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि से समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, जिसका परिणाम सभ्यता का विकास होता है। इनके अनुसार तीसरा परिणाम है सामाजिक प्रगति। दुर्खिम का मत है कि परिवर्तन से ही समाज की प्रगति होती है। आपने श्रम विभाजन को परिवर्तन का कारण माना है तथा परिवर्तन को प्रगति का कारण माना है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के परिणामों में अगला परिणाम आता है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। दुर्खिम का मत है कि जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या के आकार में वृद्धि से जो परिवर्तन आते हैं, वे श्रम विभाजन में वृद्धि करके समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करते हैं। इसके प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ते हैं, यानी व्यक्तिगत परिवर्तन भी आता है। इनके अनुसार श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप अगला परिणाम आता है नवीन समूहों की उत्पत्ति और आत्मनिर्भरता। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का यह महत्वपूर्ण परिणाम बताया है कि श्रम विभाजन से समाज में नए नए समूहों की उत्पत्ति तथा उन समूहों में परस्पर निर्भरता बढ़ती है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के परिणामों के अंतर्गत अगला परिणाम बताया है व्यक्तिवादिता का विकास। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के अनेक परिणाम बताए हैं, उनमें से एक परिणाम व्यक्तिवादिता विचारधारा भी बताया है। आपके अनुसार सामूहिक चेतना तथा सामूहिक प्रतिनिधान का प्रभाव शिथिल होता है तथा व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है। इनके अनुसार श्रम विभाजन के परिणामों में अगला परिणाम आता है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव।
दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून में परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। जब समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है अथवा अल्प श्रम विभाजन होता है, तब समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है तथा सामूहिक चेतना का वर्चस्व होता है। लेकिन जब श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों में विशेषीकरण बढ़ता है, समझौते के संबंधों का विकास होता है, परिणाम स्वरूप संबंध जटिल हो जाते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। इससे प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव बढ़ जाता है। श्रम विभाजन के परिणामों में अगला है सावयवी सामाजिक एकता। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम समाज में सावयवी एकता की स्थापना बताया है। वास्तविकता तो ये है कि श्रम विभाजन के सारे परिणामों की व्याख्या इस एक परिणाम सावयवी एकता के अंतर्गत की जा सकती है, जो इस प्रकार है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के अभाव में अथवा अल्पता की स्थिति में समाज में यांत्रिक एकता होती है। जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि होती है वैसे वैसे समाज में विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता, अन्योन्याश्रितता तथा सहयोग बढ़ता है। इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है, जिससे समाज के विभिन्न समूहों या अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता, संगठन एवं सहयोग मिलता है। इसी को दुर्खिम ने श्रम विभाजन का परिणाम सावयवी एकता कहा है। इस प्रकार आज हमने दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत के अंतर्गत श्रम विभाजन के कारण तथा परिणामों को जाना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम यांत्रिक एवं सावयवी एकता क्या है उसके बारे में जानेंगे।